हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू येट अनदर सेशन। तो हमने अपना ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है वो समझा। देन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे बनता है वो समझा। एंड इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के तीन नहीं सॉरी 4 मेथड हमने सीख लिए थे। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। मेरे वेरियस वेरियस फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं। मुझे अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग वेयर हाउस में सामान पहुंचाना है, सामान लेके जाना है। तो मुझे कैसे अपने ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना है कि मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम लगे। यही होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेसी हो जाती थी, यहाँ पे हमने देखा था कि एक फैक्ट्री से 3 फैक्ट्रियां और 4 गोडाउन है, तो कितनी ज्यादा मेसी हो गई थी ये प्रॉब्लम। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती है, तो इसीलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एक टेबल में बिठाना पड़ता है। फिर उस टेबल से हम इसे मेथड्स लगा के अपने सॉल्व करते हैं। तो टेबल में बिठाने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि टेबल कैसे बनता है। यहाँ पे ऊपर आती है हमारी डेस्टिनेशन या फिर जिस चीज की डिमांड है, डेस्टिनेशन या डिमांडेड थिंग। और यहाँ पे आता है हमारा वेयर हाउस या फिर हमारा सोर्स या फिर हमारी फैक्ट्री। ठीक है। और बीच में आती है हमारा कॉस्ट एलिमेंट। समटाइम्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट एलिमेंट दिया होगा, तो उस केस में हमें इस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे आती है हमारी डिमांड, क्योंकि डिमांडेड थिंग ऊपर है, डेस्टिनेशन ऊपर है, तो डेस्टिनेशन को जो चाहिए वो उसके एकदम सामने लिखोगे, नीचे लिखोगे। और सप्लाई यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सोर्स जो सप्लाई करेगा वो यहाँ पे है, तो उसके एकदम सामने हम यहाँ पे अपनी सप्लाई लिखेंगे। और ऐसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का टेबल बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। फिर इस मैट्रिक्स के ऊपर हम अपने मेथड्स लगाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, कि मतलब हमने सॉल्यूशन निकालना है कि हमारा ये सॉल्यूशन निकला है। देन उस सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है, मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा कम कॉस्ट लग रही है कि नहीं, क्या पता इससे भी और कम कॉस्ट लग सकती हो आपके सॉल्यूशन निकालने के बाद। तो वो हम उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकलेगा आपका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, देन आपका निकलेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के आपके पास 4 मेथड्स हैं। 4 के भी 5 लगा लो, 3 में 2 और बाइफरकेशन है। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपके पास आएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसमें हमने देखा था कि हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें वहां पे एलोकेशंस करनी है कि कौन से वाले वेयर हाउस से या कौन से वाले फैक्ट्री से कौन से वाली साइट पे मैं सामान पहुंचाऊं। तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कितनी यूनिट्स कौन से फैक्ट्री से मंगवाऊंगी वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए, कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे। तो इसलिए हमने सबसे पहला मेथड देखा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, यहीं से देख लो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या होता था, ये हमने बना लिया अपना ट्रांसपोर्टेशन का टेबल। अब इस टेबल पे हमें एलोकेशन करनी स्टार्ट करनी है। ये मेरे पास कस्टमर है और ये मेरे पास साइट है। साइट ए से कौन से कस्टमर के पास कितनी यूनिट जाएंगी हमें ये डिसाइड करना है। तो इसके लिए फर्स्ट मेथड था, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखते थे। मतलब कि इसमें एलोकेशन स्टार्ट होती थी, जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, यहाँ से आपकी एलोकेशन स्टार्ट की जाती थी। और आपका पूरा आगे आगे ऐसे एलोकेशन चलती रहती थी। एलोकेशन होती कैसे थी, सप्लाई और डिमांड, जो चीज ज्यादा होगी जो चीज कम होगी, सॉरी। जैसे यहाँ पे अभी हमने यहाँ से एलोकेशन स्टार्ट करनी है ना। डिमांड है हमारे पास 5 एंड सप्लाई भी है हमारे पास 5, तो 5 की 5 एलोकेट हो जाएंगे और डिमांड भी कट हो जाएगी, सप्लाई भी कट हो जाएगी, ऐसे और ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे पास कौन सा होता है, दिस वन। अब यहाँ पे सप्लाई है 10 एंड डिमांड है 8, तो इस केस में एक्स को कितने यूनिट्स मिलेंगी, सिर्फ 8 यूनिट्स मिलेंगी, क्योंकि इसकी डिमांड ही 8 की है। भले तो सप्लाई मुझे 10 कर, मेरे को 8 चाहिए, मैं 8 लूंगी। तो यहाँ पे इसकी डिमांड हो जाएगी खत्म, बट इसकी सप्लाई अभी भी बच जाएगी, कितनी, 2 यूनिट्स की सप्लाई बच जाएगी। इसी तरह से हम अपना पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करते थे, और लास्ट में आके हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई एकदम खत्म हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो बैलेंस्ड होता है। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होती है, तो जितनी डिमांड होगी फिर उतना ही सप्लाई भी कर दोगे ना, अब सारा सामान तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उसी तरह से हमने मिनिमम कॉस्ट मेथड देखा था। मिनिमम कॉस्ट मेथड में 2 मेथड्स होते हैं, एक मिनिमम रो, 3 मेथड्स होते हैं, एक मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड। फिर उसके बाद हमने अपना अभी देखना है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये 4 मेथड हम देख चुके थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड, मिनिमम कॉस्ट कॉलम मेथड, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। ये 4 मेथड हमने सीख लिए थे। इससे हम कैसे एलोकेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। आज हम अपना नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं, दैट इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे ज्यादा रेलिवेंट मेथड यही है। हम अपने सारे सम्स में यही मेथड यूज करने वाले हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले तो होमवर्क क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने क्लास में ही करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने क्लास में ही करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने क्लास में ही करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका होमवर्क, जिसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है। ये आपको ग्रुप में आंसर मिल जाएगा, आंसर पीडीएफ, वहां से इसे आप रेफर करके अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी था, इसलिए मैं दोबारा भी इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फिर उसके बाद था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी था आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 ना मैंने क्लास में ही करवा दिया था। ये तो मैंने क्लास में करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 6 था आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लास में हो गया था, सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया था, एक दो ही होमवर्क दिए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 था होमवर्क, जिसका सोल्यूशन यहाँ पे आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। और ये सुपर क्वेश्चन था एक आपका होमवर्क, जिसमें आपको एक क्वेश्चन को हर मेथड से सोल्व करना था। जो 4 मेथड आपने सीखे वो चारों मेथड से आपको इसे सोल्व करना था। तो ये मैं अभी आपको क्लास में करवाऊंगी, अभी आपको बताऊंगी कैसे ये आंसर होना था। जिन बच्चों की एक तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, और जो बच्चे होमवर्क करके आए हैं आप अपना आंसर यहीं से चेक कर लेना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बताते हैं। अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। 3 फैक्ट्री है कंपनी के पास, whose daily production of a material are respectively 7, 9 and 18। देखो, 3 फैक्ट्री हैं, 1 2 और 3, जिसकी प्रोडक्शन होती है 7 9 एंड 18। इट हैज 4 वेयर हाउसेज D1 D2 D3 एंड D4। इसके पास 4 वेयर हाउस है कंपनी के पास, D1 D2 D3 एंड D4। whose capacities of storage are respectively। जिसकी कैपेसिटी कितनी है स्टोरेज की, इतनी है इसकी कैपेसिटी। अब देखो, ये आपके पास निकल गया क्या, अरे यार, ये आपके पास निकल गया आपके वेयर हाउस, मतलब डेस्टिनेशन, जिसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी, इतनी। सो दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी स्टोर्ड देयर। इसकी वेयर हाउस आपके पास D1 D2 D3 एंड D4 4 वेयर हाउस है, जिसकी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 8 7 और 14 यूनिट्स की, ताकि आप सारे जो अपनी प्रोडक्शन है वहां पे स्टोर कर सको। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल फ्रॉम O1, अच्छा ये 01 नहीं O1 था, सॉरी। ठीक है, O1 to the 4 warehouses are respectively, आपको कॉस्ट कितनी दे रखी है, 19 33 50 and 10। the cost from O2 to the warehouse are respectively, कॉस्ट कितनी है आपको O2 से warehouse की कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। then the cost from O3 to warehouses 40 8 70 and 20 दे रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन एंड टोटल कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट बाय द मेथड। अब आपको बेसिक इनिशियल फीजिएबल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है, बाय द फोर मेथड। तो सबसे पहले काम तो क्या है हमारा, इस प्रॉब्लम को हमें टेबल में बिठाना है, ताकि हम अपना मेथड इजीली लगा सके। तो बना दो टेबल। सबसे पहले आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री है आपके पास O1 O2 एंड O3, और जिसकी आपको डेली प्रोडक्शन दे रखी है, और वेयर हाउस आपके पास D1 D2 D3 एंड D4, जिसकी आपको मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है कि वो कितना स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उनकी डिमांड दे रखी है। फैक्ट्री से आपको वेयर हाउस पे पहुंचाना है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेस्टिनेशन, वेयर हाउस पे पहुंचाना है ना, दैट इज वेयर हाउस। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी सोर्स, दैट इज फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री कौन सी आपके पास, O1 O2 एंड O3। डेस्टिनेशन वेयर हाउस आपके पास कौन सा, D1 D2 D3 एंड D4। D1 D2 D3 एंड D4। उसके बाद सप्लाई आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आएगी डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या है अब हमारे पास, सबसे पहले जो वेयर हाउसेज है उसकी डिमांड देखो। इट हैज 4 वेयर हाउसेज whose capacity of storage are 5 8 7 and 14 units। इनकी डिमांड कितनी है, 5 8 7 and 14। फिर उसके बाद आपके पास जो वेयर हाउस है उसकी सप्लाई कितनी है, वो कितनी मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, 7 9 एंड 18। ठीक है, अब बीच वाली चीजें लिख लो जो भी आपकी कॉस्ट है।
कॉस्ट कहां से दे रखी है आपको, O1 से D1 D2 एंड D3 जाने की कॉस्ट दे रखी है। O1 से D1 की कॉस्ट है 19, D2 की कॉस्ट है 33, D3 की कॉस्ट है, यहाँ पे 30 होगा, मैंने 03 लिख दिया है, D4 की कॉस्ट है 50। यहाँ पे ना कुछ तो भी मैंने गलत लिख दिया है, वेट अ सेकंड में देखती हूँ यहाँ पे वैल्यूज क्या है। हाँ, तो यहाँ पे आपकी ऐसे वैल्यूज है 19, 30, 50 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी 19, 30, 50 और 10। उसके बाद कैसे है, O2 से D1 की 70, D2 की 30, D3 की 40, D5 की 60, O3 से D1 की 40, देन 8, देन 70 एंड 20। ये बन गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का टेबल जो बनता है। ठीक है, अब आपका मॉड्यूल का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन टेबल बना के दिखाओ, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपने मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। ठीक है, मॉड्यूल का मैं एक भी क्वेश्चन आपको छुड़वाऊंगी नहीं, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि मॉड्यूल जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना और कोई आपका पीवाईक्यू आरटीपी एंड एमटीपी नहीं है। मॉड्यूल से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती ही पूछती है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा बोलो कि मॉड्यूल से पूछती है वो। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टेबल। अब हम करेंगे इसमें एलोकेशन। कौन से वाले मेथड से सबसे पहले करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमें मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना पड़ेगा, वो है ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यहाँ पे एलोकेशन होगी, डिमांड है 5, सप्लाई है 7, तो कितनी एलोकेट होगी, जितनी मैम हमारी डिमांड है, हमें चाहिए 5, दुकानदार के पास 7 टॉफीज पड़ी है, तो मुझे तो 5 ही चाहिए, तो मैं तो 5 ही लेके जाऊंगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, और ये आपकी डिमांड हो जाएगी खत्म। पर सप्लाई दुकानदार से आप 5 टॉफीज ले गए, अभी भी इसके पास 2 टॉफीज तो पड़ी हुई है ना, तो इसकी सप्लाई अभी भी 2 की बची हुई है। देन आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बन के आता है ये वाला। अब यहाँ पे डिमांड है 8 की, बट सप्लायर के पास तो सिर्फ 2 ही टॉफीज बची हुई है, तो हम तो 2 ही लेके जा पाएंगे फिर सिर्फ। और यहाँ पे ये सप्लायर की कैपेसिटी तो खत्म हो गई, मतलब फैक्ट्री की कैपेसिटी तो खत्म हो गई, बट मेरी डिमांड अभी भी बाकी है। 8 टॉफीज चाहिए थी, 2 टॉफीज मिली है मुझे, अभी भी मुझे 6 चाहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है, दिस वन इज O2D2। अब यहाँ पे मेरी डिमांड है 6 टॉफीज की, बट सप्लायर के पास 9 टॉफीज है, तो मुझे जितनी चाहिए मैं तो उतनी लेके जाऊंगी, दैट इज 6 टॉफीज यहाँ पे एलोकेट हो जाएंगी और डिमांड हो जाएगी 0। बट सप्लायर की कैपेसिटी अभी भी बची हुई है, 3 टॉफीज की कैपेसिटी अभी भी बची है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है दिस वन। अब यहाँ पे डिमांड है 7 की, बट सप्लाई तो 3 की है, तो जितनी है उतनी मिलेंगी, मुझे 3 मिलेंगी। यहाँ पे इसकी फैक्ट्री की कैपेसिटी खत्म हो गई है, बट मेरी डिमांड अभी भी बाकी है। 7 चाहिए थी, मेरे को जस्ट कितनी मिली है, 3 मिली है, तो अभी भी मेरी 4 क्या चल रहा था हमारा, ये 4 टॉफीज ही लगा लो, 4 टॉफीज की डिमांड अभी भी बाकी है। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है दिस वन। डिमांड है 4 टॉफीज की, बट सप्लाई ये खत्म हो चुका है, सप्लाई है हमारे पास 18 की, तो अभी मेरे को जितनी चाहिए मैं तो उतनी लेके जाऊंगी, 4 ले जाऊंगी मैं, और मेरी डिमांड यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बट सप्लायर के पास स्टिल टॉफीज बाकी हैं, कितनी, 18 में से 4 गई, कितनी बची, 14 अभी भी बाकी है इसके पास। अब लास्ट सेल यही बचा, अब यहाँ पे डिमांड भी 14 की है, सप्लाई भी 14 की है, और ये हमारी एलोकेशन हो जाएगी कंप्लीट। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैम प्रेजेंटेशन भी ऐसे करनी है पेपर में, ये लाइनें मार मार के। हाँ बिल्कुल, पेपर में भी ऐसे लाइनें मार मार के करना, आप अपना मॉड्यूल उठा के देख लेना, उसमें भी ऐसे लाइंस भी लगाई हुई है उन्होंने, ऐसे लाइंस लगा के ही प्रेजेंटेशन होती है। बस आपको ना पेंसिल से ये लाइन लगाना, पेन से कोई मत लगाना, टेबल बनाना पेन से, देन जो लाइंस है वो पेंसिल से लगाना, और ये जो एलोकेशन है ना सर्कल में मैंने किया है, ये पेन से करना। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा करना, गंदी गंदी से लाइनें मत मारना, स्केल से मार लेना कि प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। यहाँ पे आ जाएगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सबसे पहले एलोकेशन है O1D1 पे, O1D1 इक्वल्स टू 19 into 5, then this one O1D2 equals to 30 into 2, then this one O2D2
equals to 30 into 6. This O2 D3 equals to 40 into 3. This O3 D3 equals to 17 into 4. And this O3 D4 equals to 14 into 20. कर लो टोटल कितनी आई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. 19 into 5 95, 30 into 2 60, 30 into 6 180, 40 into 3 120, 70 into 4 280, 14 into 20 280. टोटल कितना आया 1015 आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा मेथड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड. अब कॉस्ट मैट्रिक मेथड क्या होता है, अभी हमें पूरी जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें से जो लीस्ट कॉस्ट होगी सबसे पहले उसे उठाना है. बना लो अपना मैट्रिक्स फिर से. ये क्या होगा, मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगी, आपको तो बनाना पड़ेगा बार बार. चलो 19 70 40 30 38 30 40 70 10 60 20. सेवन 9 18. ये है हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड है हमारे पास 5 8 7 14. ये टेबल बन गया. पहले ही इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि दोबारा ना हमें बनाना पड़े. चलो अब हम कौन से मेथड से करेंगे इसे, मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड. अब पूरे मैट्रिक्स में से देखो मिनिमम कॉस्ट आपकी कौन सी है 10, सबसे कम कॉस्ट है तो यहाँ से एलोकेशन स्टार्ट करेंगे. डिमांड है 14 यूनिट्स की, सप्लाई है 7 यूनिट्स की, तो कितनी आप एलोकेशन करोगे यहाँ पे 7 यूनिट्स की एलोकेशन करेंगे और इसकी सप्लाई हो जाएगी खत्म, बट इसकी डिमांड अभी भी बची है 7 यूनिट्स की डिमांड अभी भी इसके पास बची हुई है. देन आपका लीस्ट कॉस्ट आता है, रुको सबसे पहला लीस्ट कॉस्ट आपके पास 8 है. 8 पे ध्यान नहीं गया, 8 से छोटा नहीं है ना कोई भी. हाँ तो पहले एलोकेशन यहाँ पे करेंगे. डिमांड है 8 यूनिट्स की, सप्लाई है 18 यूनिट्स की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी, जितनी मेरी डिमांड है 8 यूनिट्स की, और डिमांड हो जाएगी सेटिस्फाई, बट सप्लाई अभी भी बचेगी मेरे पास 10 यूनिट्स की सप्लाई अभी भी मैं दे सकती हूँ. मैं नहीं O3 अभी भी 10 यूनिट्स की सप्लाई दे सकता है. उसके बाद लीस्ट कॉस्ट सेल है आपके पास 10, 10 से छोटा कुछ भी नहीं है. हाँ अभी इसके ऊपर आपकी डिमांड है 14 की, बट सप्लाई है 7 यूनिट्स की, तो कितनी एलोकेशन कर दोगे 7 यूनिट्स की एलोकेशन कर देंगे और यहाँ पे इसकी सप्लाई हो जाएगी खत्म, बट डिमांड अभी भी बाकी है 7 यूनिट्स की. ठीक है. उसके बाद आपका लीस्ट कॉस्ट सेल है 20. अब यहाँ पे डिमांड है आपकी 7 यूनिट्स की, बट सप्लाई है 10 यूनिट्स की, तो कितनी एलोकेशन कर दोगे 7 एलोकेशन कर दोगे. यहाँ पे इसकी डिमांड हो जाएगी खत्म, बट इसकी सप्लाई अभी भी बचेगी. 10 में से आपने सिर्फ 7 दी है, तो 3 यूनिट्स की सप्लाई इसकी अभी भी बचेगी. ठीक है. उसके बाद लीस्ट कॉस्ट सेल आपका 40. अब 2 40 है यहाँ पे, दोनों में से जो भी आपकी इच्छा है वो उठा लो. यहाँ पे अगर देखें सब इच्छा बाद में देखना, चलो ऐसा करो, वैसे तो आप अपनी मर्जी से उठा सकते हो, बट जो अगर आपको बेस्ट सोल्यूशन चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना है कि अब दोनों में से देखो कहाँ पे आप मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हो, पहले उसे उठा लो. अब यहाँ पे अगर मैं 40 पे देखूं तो 5 की डिमांड है एंड 3 की सप्लाई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन कितनी होगी 3 की होगी. बट इस 40 को देखूं तो 7 की डिमांड है 9 की सप्लाई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन कितनी होगी
7 की एलोकेशन होगी। तो 3 और 7 में से ज्यादा एलोकेशन किस में हो रही है? इस वाले में हो रही है ना, 7 पे। तो इससे पहले एलोकेट कर देंगे, इसे दे देंगे हम 7 यूनिट्स और इसकी डिमांड हो जाएगी खत्म। बट यहाँ पे इसकी सप्लाई अभी भी बचेगी, 9 में से इसने 7 दिए हैं तो 2 की अभी भी बचेगी। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला 40 बचा आपके पास। अब इस 40 पे आपकी डिमांड है 5 की, सप्लाई है 3 की। तो कितनी आप सप्लाई कर दोगे? 3 यूनिट्स की से दे दोगे सप्लाई, और इसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, बट इसकी डिमांड स्टिल बचेगी, दैट इज 2 यूनिट्स की डिमांड इसकी स्टिल बचेगी। अब यहाँ पे एलोकेशन कर दोगे आप 2 की, और यहाँ पे डिमांड भी खत्म हो जाएगी और सप्लाई भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आंसर निकल गया। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता दो कितनी बनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट with minimum cost matrix method। सबसे पहले आपके पास O1D4 10x7, देन है आपके पास O2D1 70x2, देन है O2D3 40x7, देन है O3D1 40x3, देन है O3D2 8x8, देन है O3D4 20x7। ठीक है, 10x7, 70x2 140, 40x7 280, 40x3 120, 8x8 64, 20x7 140। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 814 आ गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसी सम को हम करेंगे दूसरे मेथड से, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड से। ये हो गया हमारा मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड, दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब हम करेंगे मिनिमम रो कॉस्ट मेथड से। अब इस रो में मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास दिस 10, यहाँ पे डिमांड है 14 की, सप्लाई है 7 की, तो एलोकेशन हो जाएगी 7 की, डिमांड इसकी सप्लाई हो जाएगी खत्म, बट डिमांड अभी भी बचेगी 7 यूनिट्स की। देन इसमें आपकी मिनिमम कॉस्ट है दैट इज 30, डिमांड है 8 की, सप्लाई है 9 की, तो कितनी एलोकेशन कर दोगे आप? 8 यूनिट की एलोकेशन कर दोगे, डिमांड हो जाएगी खत्म, बट सप्लाई अभी भी बचेगी 1 यूनिट की। देन इसी रो में नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट आपकी 40, क्योंकि रो अभी तक कट नहीं ना हुई है। यहाँ पे आपकी डिमांड है 7 की, बट सप्लाई है 1 की, अब यहाँ पे आप 1 यूनिट की सप्लाई कर दोगे और यहाँ पे आपकी सप्लाई हो जाएगी खत्म, बट डिमांड अभी भी बचेगी 6 यूनिट की। नेक्स्ट आपकी मिनिमम कॉस्ट है ये 20, यहाँ पे आपकी डिमांड है 7 की, बट सप्लाई है 18 की, तो यहाँ पे 7 की एलोकेशन कर दोगे, डिमांड हो जाएगी खत्म, बट अभी भी इसकी सप्लाई बचेगी 18 माइनस 7 इज 11 की। ठीक है, नेक्स्ट 40 पे एलोकेशन होगी, 5 की डिमांड है एंड सप्लाई है 11 की, तो 5 की एलोकेशन हो जाएगी, डिमांड जाएगी खत्म हो जाएगी इसकी, बट सप्लाई अभी भी बचेगी 11 माइनस 5 6 की। लास्ट बचा है यहाँ पे 6 ही डिमांड है, 6 से सप्लाई है, तो ये डिमांड और सप्लाई खत्म हो गई हमारी, दोनों ही नील हो गई, और ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। ठीक है, O1D4 10x7, O2D2 30x8,
O2D3 14:1, O3D1 14:5, O3D3 17:6, and last one is O3D4 20:7. 10:7, 30:8, 14:1, 14:5, 17:6, 20:7. टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 1110. टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद मिनिमम रो कॉस्ट मेथड. ठीक है, लास्ट मेथड अब हमारा रह गया मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड. फिर से टेबल को कॉपी करते हैं पहले तो. अब कॉलम में आपके पास मिनिमम कॉस्ट देखनी है. इस फर्स्ट कॉलम में आपके पास मिनिमम कॉस्ट है 40. यहाँ पे डिमांड है 5 की, सप्लाई है 10 की, तो एलोकेशन कितनी हो जाएगी 5 की, और डिमांड हो जाएगी खत्म. बट सप्लाई अभी भी बच जाएगी आपके पास. 18 में से 5 सप्लाई कर दिया तो 13 यूनिट्स की सप्लाई अभी भी बचेगी आपके पास. नेक्स्ट कॉलम में से लीस्ट कॉस्ट एट दिस. एक मिनट, ये क्या किया मैंने. यहाँ पे हमारे पास लीस्ट कॉस्ट है 19. तो पहले कॉलम मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड, इस कॉलम में लीस्ट कॉस्ट है 19. तो पहले यहाँ पे एलोकेशन होगी. डिमांड है 5 की एंड सप्लाई है 7 की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी 5 की एलोकेशन हो जाएगी. डिमांड हो जाएगी खत्म, बट सप्लाई अभी भी बचेगी 2 की. ठीक है. देन इस कॉलम में आपके पास लीस्ट कॉस्ट है दिस. यहाँ पे डिमांड है 8 की एंड सप्लाई है 18 की, तो 8 की एलोकेशन हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी खत्म, बट सप्लाई अभी भी बचेगी आपके पास 10 की. नेक्स्ट कॉलम में लीस्ट कॉस्ट है दिस. यहाँ पे डिमांड है 7 की, सप्लाई है 9 की, तो एलोकेशन हो जाएगी 7 की, डिमांड हो जाएगी खत्म, बट आपके पास अभी भी सप्लाई बचेगी 2 की. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है दिस कॉलम. अब यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट आपके पास 10, यहाँ पे सप्लाई है 2 की एंड डिमांड है 14 की, तो यहाँ पे आपके पास 2 एलोकेशन हो जाएगी और सप्लाई हो जाएगी खत्म, बट डिमांड अभी भी बचेगी. 14 में से सिर्फ 2 की आपको सप्लाई हुई है, तो 12 अभी भी बचेगी. देन यहाँ पे एलोकेशन होगी. यहाँ पे डिमांड है 12 की बट सप्लाई है 10 की, तो यहाँ पे 10 की एलोकेशन हो जाएगी, इसकी सप्लाई हो जाएगी खत्म, बट डिमांड अभी भी बचेगी 2 की. लास्ट बचा है, यहाँ पे 2 की डिमांड है, 2 की सप्लाई है, और ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा. आंसर निकल गया आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड. O1D1 19:5, O3D2 8:8, O2D3 14:7, O1D4, O2D4 and O3D4. O1D4 में 10:2, O2D4 में 16:2, O3D4 में 20:10. टोटल कॉस्ट बता दो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की. 19:5 95, 8 64, 14:7 280, 10:2 20, 16:2 120, और यहाँ पे आ गया 200. टोटल आ गया 779 आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद
मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। और यहाँ पे हमने अपने पूरे के पूरे चारों मेथड जो कल वाली क्लास में किए थे वो पूरे रिवाइज कर लिए हैं अच्छे से, और जो सुपर होमवर्क क्वेश्चन था हमने वो भी कर लिया उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम अपना अब यहाँ से करेंगे न्यू मेथड स्टार्ट, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये रहा हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। एज यूजुअल हम पहले टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, हम सबसे पहले अपना सम सॉल्व करना देखते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि स्टेप्स कैसे होंगे, उसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं। इसकी क्या ही जरूरत है, ये तो मैंने जस्ट आपकी रिवीजन के लिए लिख के रखे हुए हैं स्टेप्स। हमें तो सम देखना है, देख कैसे सॉल्व होगा। तो ये है आपके पास डेस्टिनेशन और ये है आपके पास फैक्टरीज F1 F2 एंड F3। डेस्टिनेशन है D1 D2 D3 एंड D4। दिस इज योर सप्लाई एंड दिस इज योर डिमांड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम अपने चार मेथड से तो हमने सीख लिया कैसे करेंगे, अब लास्ट मेथड से करेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको इसके ऊपर ही सॉल्व नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अब आपको टेबल नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए जगह। बताती हूँ कैसे। यहाँ पे आ जाएगा आपका D1 D2 D3 एंड D4, F1 F2 F3। डिमांड, सप्लाई 372 255 724 635 50 60 25 60 40 20 15। ऐसे आप भी बनाओ मेरे साथ टेबल साथ साथ में, पर जगह छोड़ देना, जैसे मैंने यहाँ पे साइड पे जगह छोड़ी है ना सारी, ये देखो वो उधर साइड सारी जगह छोड़ी है और नीचे भी जगह छोड़ी है, ऐसे आपको भी जगह छोड़नी है। ठीक है, ये बन गया मेरा टेबल। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको निकालनी है पेनल्टीज। क्या निकालनी है, यहाँ पे भी मैंने जो जगह छोड़ी है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगी पेनल्टीज, और ये जो नीचे भी जगह छोड़ी है ना, यहाँ पे भी मैं लिखूंगी पेनल्टीज। ये क्या बन रहा है, चलो अब ये देखो पेनल्टीज क्या होती हैं और कैसे निकलती हैं। सबसे पहले देखो कि पेनल्टी निकलती कैसे है, इसमें हमने क्या करना होता है, रो वाइज पेनल्टी निकालनी है और कॉलम वाइज पेनल्टी निकालनी है। पहले हम निकालते हैं रो वाइज पेनल्टी। रो वाइज पेनल्टी में जो दो लीस्ट कॉस्ट सेल है आपके, सबसे पहले जो लीस्ट कॉस्ट सेल है, देन उससे अपर वाला जो सेल है वो दोनों उठाने हैं। लीस्ट कॉस्ट सेल है यहाँ पे 2 एंड उससे ऊपर वाला कौन सा हमारे पास 3। 2 और 3 दो लीस्ट कॉस्ट सेल उठाने हैं और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं पेनल्टी। क्या करना है, दो लीस्ट कॉस्ट सेल उठाने हैं, पहले रो वाइज पेनल्टी निकालेंगे फिर कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। फर्स्ट रो में आपके दो लीस्ट कॉस्ट सेल कौन से हैं, 2 एंड सेकेंड वन इज 3। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस जो होगा वो होती है आपकी पेनल्टी। कितना डिफरेंस है, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट पेनल्टी क्या आ गई आपकी, 1। ठीक है, फर्स्ट पेनल्टी आ गई आपकी 1। अब मैम ये पेनल्टी हम निकाल क्यों रहे हैं, तो देखो बेटा जी, इसमें मैंने लीस्ट को सेल लिया ना, मतलब कि अगर मैं F1 से D2 अपना ट्रांसपोर्ट करती हूँ सामान, तो मेरे को सबसे कम कॉस्ट लगती है, दैट इज 2, सबसे कम कॉस्ट लगती है। और अगर मैं F1 से D1 अपना सामान ट्रांसपोर्ट करती हूँ तो मुझे उससे थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट लगती है। कितनी ज्यादा कॉस्ट लगती है, 1 ज्यादा कॉस्ट लगती है। ये होती है पेनल्टी, मतलब जो सबसे कम कॉस्ट लग रही है और उससे ऊपर वाली जो कॉस्ट लग रही है, कितनी एक्स्ट्रा लग रही है उससे ऊपर वाली, सबसे कम 2 लग रही है, उससे ऊपर 3 लग रही है, तो ये कितनी एक्स्ट्रा लग रही है, 1 रुपीज एक्स्ट्रा लग रही है मुझे पर यूनिट, तो ये होती है आपकी पेनल्टी। ऐसे नेक्स्ट में भी हम कर लेंगे, लीस्ट कॉस्ट है 2 एंड अपर कॉस्ट है उससे 3, तो 3 माइनस 2 1। देन इसमें भी ऐसे ही है 2 माइनस 4 2। अब कॉलम वाइज पेनल्टी भी निकाल लेंगे हम,
ये रही हमारे पास पूरी कॉलम, लीस्ट कॉस्ट है 2, उसके ऊपर है 3, 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 5 3, 2 माइनस 4 2, और यहाँ पे आपके पास 3 एंड 5, 3 माइनस 5 2। ठीक है, ये हमारी निकल गई पेनाल्टीज। पेनाल्टीज निकालनी है, कैसे निकालनी है, दो आपको लीस्ट कॉस्ट सेल उठाने हैं और उसमें से डिफरेंस ले जाना है। पेनाल्टी का मतलब क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, कि अगर सबसे कम कॉस्ट 2 लग रही है और उससे थोड़ी सी हाई कॉस्ट है हमारी 3 ट्रांसपोर्टेशन की, तो कितनी हाई है ये, 1 रुपीज पर यूनिट ज्यादा है ना, ये 1 रुपीज पर यूनिट एक्स्ट्रा है, तो वो हमने लिख ली यहाँ पे। ये हमारी निकल गई पेनाल्टीज। अब सेकंड स्टेप क्या होता है इसके बाद, पहले एक एक पेनाल्टी निकाल लो, रो वाइज पेनाल्टी निकाल लो, कॉलम वाइज पेनाल्टी निकाल लो। उसके बाद सेकंड स्टेप है जो हाईएस्ट पेनाल्टी है मेरे पास। अब इन सारी पेनाल्टीज में से 1 3 2 2 2 1 1, हाईएस्ट पेनाल्टी आपके पास कौन सी है मैम, हाईएस्ट पेनाल्टी है हमारे पास ये 3। ठीक है, अब इस हाईएस्ट पेनाल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लीस्ट कॉस्ट सेल है वहां पे आपको एलोकेशन करनी है। ठीक है, हमने जो पहले 4 मेथड देखे थे उसमें एलोकेशन का क्या तरीका था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उठाते थे, मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड में पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स में से जो लीस्ट कॉस्ट होती थी उसे उठाते थे, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड में रो में जो लीस्ट कॉस्ट होती थी उसे उठाते थे, एंड मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड में कॉलम में जो लीस्ट कॉस्ट होती थी उसे उठाते थे। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको निकालनी होती है पेनाल्टीज, जो हाईएस्ट पेनाल्टी होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका लीस्ट कॉस्ट सेल होता है उसे उठाना होता है। अब यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पेनाल्टी है 3, दैट इज कॉलम की पेनाल्टी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम है। अब इसमें आपका लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 2। अब यहाँ पे पहली एलोकेशन हम करेंगे। देखो, डिमांड है 40 की एंड सप्लाई है 50 की, कितनी एलोकेशन हो जाएगी, 40 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी, और ये डिमांड मेरी हो जाएगी खत्म। बट सप्लाई अभी भी बचेगी, कितनी यूनिट्स की सप्लाई बचेगी, 10 यूनिट्स की सप्लाई अभी भी बचेगी। अब पहली हो गई, नेक्स्ट स्टेप में अब दोबारा हम पेनल्टीज निकालेंगे, फर्स्ट वाली जो पेनल्टीज निकाली है ना उसे भूल जाओ, अभी हम दोबारा पेनल्टीज निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 तो कट चुका है ना, लीस्ट कॉस्ट अब आपकी हो गई 3 एंड उससे अपर कॉस्ट होगी आपकी 6, 3 माइनस 6 कितना आ गया आपकी पेनल्टी 3। नेक्स्ट रो में देखो लीस्ट कॉस्ट 2 और अपर कॉस्ट 3 है, तो 3 माइनस 2 1 ही आएगा। नेक्स्ट में आपकी लीस्ट कॉस्ट है 2 एंड उससे अपर कॉस्ट है 4, तो यहाँ पे आपकी पेनल्टी 2 आ जाएगी। इस कॉलम में देखो तो आपकी लीस्ट कॉस्ट 2 और अपर कॉस्ट 3 1, इसमें तो कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आया, तो वो पेनल्टी सेम ही रहेंगी है ना, ये वाली कॉलम तो कट गई हुई है। अब देखो, अब जो आपने पेनल्टीज निकाली है उसमें हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है आपकी, हमारी हाईएस्ट पेनल्टी है मैम दिस वन। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, अभी रो वाइज हम देखेंगे ना, क्योंकि रो में आई है हाईएस्ट पेनल्टी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा लीस्ट कॉस्ट आ रहा है मैम ये 3। तो अभी एलोकेशन कहाँ पे होगी, इस 3 पे एलोकेशन होगी। डिमांड है 60 की, सप्लाई है 10 की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी, 10 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी सप्लाई हो जाएगी कट, बट डिमांड अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई, कितनी बची है 50 यूनिट्स की डिमांड स्टिल लेफ्ट है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अगेन मैम पेनल्टीज निकालेंगे हम। ये कट गया ना, ठीक है, पूरा काट दिया करो, पेनल्टी तक पूरा काट दिया करो, क्योंकि फिर ऐसे कंफ्यूजन होगी ना, दोबारा दोबारा पेनल्टी निकाली जाओगे। अभी नेक्स्ट, फर्स्ट रो तो पूरी कट गई है, सेकंड रो में 2 माइनस 3 1 आ गई, देन 2 माइनस 4 2 आ गई। कॉलम वाइज देखो, 7 माइनस 2 ही बचेगा, अभी 2 ही बचे हैं कॉलम में, 7 माइनस 2 5, देन 2 माइनस 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2। ठीक है, ये आपकी पेनल्टी निकल गई। अब क्या करेंगे मैम, हाईएस्ट पेनल्टी देखनी है, 5 2 2 2 1, हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है हमारे पास 5 है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल आपके पास कौन सा है मैम, 2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल हमारे पास। 50 की डिमांड है एंड सप्लाई है 25 की, तो कितनी यूनिट्स यहाँ पे सप्लाई हो जाएंगी, 25 यूनिट सप्लाई हो जाएंगी। डिमांड स्टिल बची है कितनी की, 25 यूनिट्स की, बट सप्लाई हो गई है हमारे पास खत्म। ठीक है, डिमांड अभी भी 25 यूनिट्स की बची है। अब फिर से हम पेनल्टीज निकालेंगे। अब देखो, फर्स्ट रो कट गई, सेकंड बची है, सिर्फ थर्ड भी कट गया है, 3 माइनस 2 1। कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम में हमारे पास एक ही बचा है 7, और यहाँ पे भी एक ही बचा है 2, और यहाँ पे भी एक ही बचा है 3 हमारे पास। ठीक है, तो एलोकेशन कैसे हो जाएंगी, अभी मिनिमम आपके पास मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, हाईएस्ट पेनल्टी है
दिस वन 7 है हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल तो भी एक ही है, यही है 7, तो अभी यहीं पे एलोकेशन कर देंगे फिर हम। डिमांड है 25 की, सप्लाई है 60 की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 25 की एलोकेशन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी डिमांड हो जाएगी खत्म और सप्लाई स्टिल बचेगी। 60 माइनस 25 इज 35 अभी भी बचेगी हमारे पास। ठीक है, फिर से अब क्या करेंगे, फिर से पेनल्टीज निकाल देंगे मैम। यहाँ पे तो आपकी पेनल्टी आ जाएगी 1, यहाँ पे आपकी पेनल्टी वही 2 और यहाँ पे 3। अब की बार वाली पेनल्टीज में आपकी हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है? दिस इज योर हाईएस्ट पेनल्टी 3। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका लीस्ट का सेल कौन सा? एक ही बचा है, 3 बचा है, यही है हमारे पास। यहाँ पे डिमांड कितनी है? 15 की, सप्लाई कितनी है? 35 की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 15 की एलोकेशन हो जाएगी और डिमांड हो जाएगी खत्म, बट सप्लाई स्टिल बचेगी। 35 माइनस 15 इज 20। ठीक है, नेक्स्ट फिर से पेनल्टीज निकाल लो। अब तो पेनल्टीज निकालने का वैसे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 ही आएगा, क्योंकि बचा ही हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे पेनल्टी निकालने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही एलोकेशन कर दो, यही हमारे पास बचा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये रही सप्लाई है 20 एंड डिमांड भी है 20, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूफ भी होगा कि हमने सही किया है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड दोनों खत्म हो गई है। तो इसे भी कट कर देंगे और ये हमारी सप्लाई भी हो गई है खत्म। ये हो गया हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे बड़ी बेवकूफी क्या की है इस सम को निकालने में। मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व करते टाइम ना ये नहीं चेक किया कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। मैं भूल गई, आप लोग मत भूलना। वो तो शुक्र करो कि ये बैलेंस्ड ही था, प्लस करके देख लो, बैलेंस्ड है। 50 प्लस 60 प्लस 25 135, इधर से प्लस करो 60 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 15, ये भी 135। ये तो बैलेंस्ड था, इसीलिए मेरा सॉल्यूशन हो गया सही। अगर ये बैलेंस ना होता, मैं पूरा आंसर कर देती, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन निकलता नहीं, तो कितना सोचो, आप पेपर में बैठे हो, आपने पहले चेक नहीं किया कि बैलेंस है नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे निकालने लगे और एंड में आके आपकी सप्लाई और डिमांड खत्म ही नहीं हो रही है, नील ही नहीं हो रही है। कितने डर जाओगे आप, कितने नर्वस हो जाओगे उस टाइम के कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो गड़बड़ आपकी स्टार्टिंग में थी। हमेशा फर्स्ट स्टेप ऐसे स्टार्ट करना, पहले देखना कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, सेकंड देखना मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है, फिर उसके बाद अपना मेथड लगाना। ठीक है, वो तो शुक्र करो ये आपका था ही बैलेंस और है ही मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम ये। ठीक है, तो ये है आपका गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्यूशन। क्या करते हैं गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में मैम? सबसे पहले identify the two lowest cost in each row and column of the given cost matrix। सबसे पहले आपको क्या बनानी है? पेनल्टीज। पेनल्टीज कैसे बनेगी कि जो आपकी हर रो और कॉलम वाइज पेनल्टी बनानी है। फर्स्ट रो में जो दो लीस्ट कॉस्ट सेल है उनका डिफरेंस हो गया आपकी पेनल्टी। सेकंड रो में जो दो लीस्ट कॉस्ट सेल है उसका डिफरेंस हो गया सेकंड पेनल्टी। थर्ड रो में जो लीस्ट कॉस्ट सेल है उनका डिफरेंस हो गया पेनल्टी। ऐसे कॉलम वाइज भी पेनल्टीज निकाल लेनी है। देन write the absolute row and column difference, these different differences are called penalties। ये पेनल्टीज निकल गई। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? आइडेंटिफाई द रो और कॉलम विद द मैक्सिमम पेनल्टी। जो भी रो एंड कॉलम में आपकी मैक्सिमम पेनल्टी रही है, रो एंड कॉलम दोनों मिला के जो भी मैक्सिमम पेनल्टी रही है, असाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल विद मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लीस्ट कॉस्ट सेल होगा, जो भी आपकी मैक्सिमम पेनल्टी रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लीस्ट कॉस्ट सेल होगा। अगर कॉलम में आपकी यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लीस्ट कॉस्ट सेल होगा। अगर रो में आपकी मैक्सिमम पेनल्टी रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका लीस्ट कॉस्ट सेल होगा, वहां पे आपको अपनी एलोकेशन करनी है। सप्लाई या डिमांड में से जो भी कम होगा ऑफकोर्स वही होती है। ठीक है, इफ टू और मोर कॉलम्स और रो हैव द सेम मैक्सिमम पेनल्टी। अगर कभी ऐसा हो कि आपकी रो और कॉलम दोनों की सेम मैक्सिमम पेनल्टी है, सोचो अब यहाँ पे फर्स्ट केस में आपकी मैक्सिमम पेनल्टी थी 3, है ना, सोचो यहाँ पे भी 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता, उस केस में आप कैसे, कहाँ पे एलोकेशन करते? तो उस केस में हम देखते हैं कि दोनों में से लीस्ट को सेल कहाँ पे आ रही है हमारे पास। जब इस ऐसे सॉल्यूशन आएगा ना तब मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे करनी है। अभी के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इस लाइन को अभी के लिए छोड़ दो। If the assignment in the previous satisfy the supplier, the delete the corresponding row. If satisfy the demand at the destination, delete the corresponding column। वही है कि एलोकेशन करने के बाद जैसे भी आप एलोकेशन करते हो कि डिमांड पूरी हो गई तो डिमांड को कट कर दो और जितनी सप्लाई बची है उतनी लिख दो। अगर सप्लाई पूरी हो गई तो सप्लाई को कट कर दो, डिमांड जितनी बची है उतनी लिख दो, वही लिखा हुआ है। फिर स्टॉप द प्रोसीजर इफ सप्लाई एट ईच ओरिजिन इज 0, that is every supply is exhausted, and demand is at each destination is 0, that is every demand is satisfied। if not, repeat the above
स्टेप दैट इज फ्रॉम स्टेप 1। तो ये था आपका वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन वो भी निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो। 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 25। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, आपको ऐसे ही लिखना है। अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। 7 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 15। कितनी आ गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? 3 इंटू 10, 7 इंटू 25, 2 इंटू 25, 2 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 इंटू 15, 420 आ गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब एक काम करें, ये जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सुपर होमवर्क क्वेश्चन, इसे ना एक और मेथड लिख लो, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और ये आपका रहेगा होमवर्क। नहीं ऐसे कर, तो इसे मैं सॉल्व करवा लेती हूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करके आपको कुछ दिखाना है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। इसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये बैलेंस भी होगा, लेट मी चेक। 20, 70, 25, 115, 65, 30, 50, 115, ये बैलेंस ही है और ये मिनिमाइजेशन का ही है, बीच में कॉस्ट ही दी हुई है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, इसे आपको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करके आना है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, इसे मैं आपको करके दिखाती हूँ वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। मे बी अभी भी कॉपी पेस्ट हो जाए। यही था ना हमारे पास 7, 9, 18। हाँ चलो, अब इसे हम करते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व। कैसे होगा मैम? जगह ही नहीं छोड़ी आपने तो, रुक जाओ, बनाते हैं जगह। चलो बन गई जगह। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में? पेनल्टीज निकालनी है हमें। चलो पेनल्टी कैसे निकलेगी? फर्स्ट पहले रो वाइज पेनल्टी निकालते हैं हम। यहाँ पे ऐसे लिख लेना ना पेनल्टीज। अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करो पेपर में। लीस्ट कॉस्ट सेल हमारे पास 10 एंड उससे अबव है हमारे पास 19। तो 10 माइनस 19, फर्स्ट पेनल्टी आ गई हमारे पास 9। सेकंड है लीस्ट कॉस्ट सेल है 30 एंड उससे अबव है हमारे पास 40। 30 माइनस 40 आ गई 10। देन लीस्ट कॉस्ट सेल है 8 एंड उससे अबव है हमारे पास 20। 20 माइनस 8 हमारे पास पेनल्टी आ गई 12। कॉलम वाइज पेनल्टी निकाल लेते हैं हम। लीस्ट कॉस्ट सेल है हमारे पास यहाँ पे 19 एंड उससे अबव है 40। 40 माइनस 19 इज 21। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट सेल है हमारे पास 8 एंड उससे अबव है ऑफ 30। 30 माइनस 8 22। देन लीस्ट कॉस्ट सेल है हमारे पास 30 एंड उससे अबव है 40, तो पेनल्टी आ गई 10। लीस्ट को सेल है 10 एंड उससे अबव है 20, तो यहाँ पे पेनल्टी आ गई 10। अब मैक्सिमम पेनल्टी, अब हमें क्या करना है मैम? मैक्सिमम पेनल्टी देखनी है। मैक्सिमम पेनल्टी है हमारे पास दिस 22। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल आपको देखना है कौन सा है। सफाई कर लें थोड़ी सी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल है आपके पास 8, तो अभी यहाँ पे हमारी एलोकेशन होगी। डिमांड है 8 की एंड सप्लाई है 18 की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 8 की एलोकेशन हो जाएगी। और यहाँ पे डिमांड हो जाएगी हमारी खत्म, सप्लाई कितनी बच जाएगी हमारे पास? 10 यूनिट्स की सप्लाई अभी भी बच जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर से पेनल्टी निकालेंगे मैम हम। ओके, तो अभी हमारे पास 10 एंड 19 सेम ही रहेगी, 9 पेनल्टी रहेगी। लीस्ट कॉस्ट है इस बार चेंज हो गया 40 एंड उससे अबव है 60। 40 माइनस 60 20। उसके बाद हमारे पास लीस्ट कॉस्ट है यहाँ पे 20 एंड उससे अबव है 40, और यहाँ पे भी आपकी पेनल्टी आ गई 20। कॉलम वाइज पेनल्टी तो सेम ही रहेगी क्योंकि कॉलम में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, माइनस करके देख लेना, सेम ही आएगी।
हाईएस्ट पेनल्टी अब आपके पास कौन सी है? दिस 21 है आपके पास हाईएस्ट पेनल्टी। तो अभी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पेनल्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट को सेल है हमारे पास 19, 40, 70 और 19 में से लीस्ट को सेल कौन सा है? 19। तो अभी यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे। डिमांड है हमारे पास 5 यूनिट्स की एंड सप्लाई है 7 यूनिट्स की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 5 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी और डिमांड हो जाएगी खत्म। सप्लाई हमारे पास अभी भी बच जाएगी 2 यूनिट्स की। ठीक है, उसके बाद अगेन हम निकालेंगे पेनल्टी। दो ही बचे अब यहाँ पे, 10 माइनस 30 20, 40 माइनस 60 20, 70 माइनस 20 50। यहाँ पे सेम ही रहेगी पेनल्टी 10 10। अब हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है? 50 मैक्सिमम पेनल्टी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास लीस्ट को सेल कौन सा? 20 या 70 में से 20 है लीस्ट को सेल। अब यहाँ पे हम एलोकेशन कर देंगे, कैसे होगी? डिमांड है 14 की, सप्लाई है 10 की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे? 10 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी और डिमांड हो जाएगी खत्म। सप्लाई अभी भी बचेगी 4 यूनिट्स की, सप्लाई अभी भी बच जाएगी हमारे पास। देन अगेन हम पेनल्टीज निकालेंगे। यहाँ पे उतनी पेनल्टी आ जाएगी 20 20 और यहाँ पे पेनल्टी चेंज हो जाएगी 30 माइनस 40 10, 60 माइनस 10 50। ठीक है, अब हाईएस्ट पेनल्टी हमारे पास कौन सी है? 50। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट को सेल है हमारे पास 10। अब यहाँ पे हम फिर एलोकेशन कर देंगे, कैसे हो जाएगी? डिमांड है 4 यूनिट्स की, सप्लाई है 2 यूनिट्स की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 2 यूनिट्स की एलोकेशन हो जाएगी और यहाँ पे डिमांड हो जाए सप्लाई हो जाएगी खत्म एंड डिमांड अभी भी बचेगी 2 यूनिट्स की डिमांड बचेगी। अगेन हम पेनल्टी निकाल लेंगे, अभी पेनल्टी बस यहीं पे बची है हमारे पास। 40 माइनस 60 20 एंड यहाँ पे 40 और यहाँ पे है 60, तो मैक्सिमम पेनल्टी अब हमारे पास कौन सी है? ऑफ कोर्स 60। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही बचा है, दिस वन 60, तो यहाँ पे अब एलोकेशन कर देंगे हम। डिमांड है 2 की एंड सप्लाई है 9 की, तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 2 की एलोकेशन हो जाएगी और इसकी डिमांड हो जाएगी खत्म, बट सप्लाई अभी भी बचेगी। 9 माइनस 2 इज 7। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट सैलरी बचा, अभी यहीं पे एलोकेशन होगी, पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी डिमांड है 7 की एंड सप्लाई भी है 7 की और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी 7, ये क्या होगा, और डिमांड हो जाएगी आपकी खत्म, सेटिस्फाई, और आपकी सप्लाई भी हो जाएगी एग्जॉस्ट, पूरी सप्लाई आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और ये हो गया आपका सोल्यूशन विद वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट with Vogel approximation मेथड। ठीक है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलेगी अभी इस केस में? फर्स्ट है आपका O1 D1 19 इंटू 5, सेकेंड है O3 D2 8 इंटू 8, थर्ड है O2 D3 40 इंटू 7, देन O1 D4 O2 D4 O3 D4 10 इंटू 2, अगेन 60 इंटू 2 एंड देन 20 इंटू 10। फटाफट से अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लो। 19 इंटू 5 95, 8 इंटू 8 64, 40 इंटू 7 280, 10 इंटू 2 20, 60 इंटू 2 120। अरे यार प्लस हो गया मेरे से, जीटी नहीं लगेगा अब, 200। और यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी 95 प्लस 64 280 20 120 200 779 आ जाएगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहाँ पे आपका वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी आपने सीख लिया, बहुत इजी था। पहले पेनल्टी निकालो, मैक्सिमम पेनल्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल पे एलोकेशन कर दो, बार बार यही स्टेप करते रहो एंड तक, जब तक आपका आंसर नहीं निकल जाता है। और ये आपके 5 मेथड हो गए इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के। इसके बाद अब आपका क्या आता है? ऑप्टिमैलिटी चेक करना। उससे पहले एक चीज देखो, ये एक ऐसा लोता क्वेश्चन है जिसको हमने पांचों मेथड से किया, सुपर क्वेश्चन को, है ना। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से क्या आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई? 1015। मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड से क्या कॉस्ट आई? 814। मिनिमम रो कॉस्ट मेथड से क्या कॉस्ट आई? 1110।
मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड से क्या कॉस्ट आई 779, नॉर्थ वेस्ट सॉरी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या कॉस्ट आई 779। क्या पांचों मेथड लगाने पे आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट आई? यस मैम, अलग अलग आई। तो मतलब कि आपका इनमें से कोई एक सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऑप्टिमल ना हो, हमें और ज्यादा कम कॉस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आपका ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं हम दो मेथड से, मोदी मेथड और एक आपका होता है स्टेपिंग स्टोन मेथड। ये दो मेथड लगा के हम ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। अब इनके ऊपर ना हम अपना मोदी मेथड लगाएंगे, मतलब जो भी आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाले मेथड है वो मेथड लगाएंगे और देखेंगे कौन सा आंसर आपका ऑप्टिमल है। तो बेटा जी अब मेरी बात सुनो, मैं आपको क्यों कह रही थी कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम आंसर सॉल्व करेंगे। अब देखो, हर मेथड से आपने आंसर निकाला, हर मेथड से आंसर अलग अलग आया। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपकी हाईएस्ट कॉस्ट चाहिए, कितनी आई है 1015। नहीं नहीं नहीं, किससे आपकी ज्यादा आई है, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड से 1110 आपकी कॉस्ट चाहिए। अब इतना तो पक्का है कि मिनिमम अगर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से 779 कॉस्ट आ रही है, मतलब कितनी कम कॉस्ट आ रही है, सबसे कम कॉस्ट आ रही है ना। और कहाँ पे 1110, मतलब कि ये तो पक्का है कि मिनिमम रो कॉस्ट मेथड वाला जो हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, और कम कॉस्ट हो सकती है, जो कि वैम ने हमें निकाल के बता दी। हमें अभी इतना भी नहीं पता कि वैम वाली भी ऑप्टिमल है कि नहीं है, क्या पता वैम वाली से भी कम हो सकती हो। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि हम वैम मेथड से क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि वैम मेथड है ना जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के देता है। मतलब कि बहुत बार ऐसा ही होता है कि अगर आप वैम मेथड यूज करोगे, क्योंकि वैम मेथड बहुत सही है, ये तो आपका तुक्का मार मेथड है, कहीं से भी आप कुछ भी उठा रहे हो, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, बट वैम मेथड में आप प्रॉपरली पेनल्टीज निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो जो वैम मेथड से सॉल्यूशन आता है ना वो ज्यादातर आपका ऑप्टिमल ही होता है। बट आप जो बाकी मेथड से सॉल्यूशन निकालते हो ना वो ऑप्टिमल नहीं होते हैं ज्यादातर केसेस में। ज्यादातर केसेस में क्या मतलब होते ही नहीं है अक्सर, वो तो क्वेश्चन अगर ऐसा फ्रेम किया ना फिर आपका ऑप्टिमल निकल जाएगा, नहीं तो जो आप बाकी मेथड से सॉल्यूशन निकालते हो ना वो आपके ऑप्टिमल नहीं होते हैं। फिर जब मैं आपको मोदी मेथड कराऊंगी ना तब आपको पता चलेगा कि कितने लंबे स्टेप रहते हैं आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपने सॉल्यूशन निकाल लिया क्योंकि वो इजी है निकालना, फिर उसके बाद आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए कितने ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, फिर जाके आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। वहीं अगर आप वैम मेथड से अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो ना, तो आपको ज्यादा स्टेप्स नहीं लगाने पड़ेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। तो आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे, वैम मेथड या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड? वैम मेथड, ताकि मैम हमारा पेपर में टाइम कम लगे, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है मैम, सिंपल सा तो है, पेनल्टीज निकाल के मैक्सिमम पेनल्टी के लीस्ट को सेल पे हमें एलोकेशन कर देनी है, बस इतना सा काम है। बट हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि मोदी मेथड है थोड़ा लेंदी एज वेल एज डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, ओके है, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा आपको डिफिकल्ट लगता है कि इजी लगता है तो वैसे इजी है, आप समझोगे तो आपको इजी लगेगा, बट लेंदी बहुत ज्यादा है। तो जितना आपका बेकार सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जितना आपका दूर का निकलेगा ना, हाईएस्ट कॉस्ट निकलेगी, उतनी आपको स्टेप्स लगानी पड़ेगी उसे ऑप्टिमल बनाने के लिए। और जितनी आपकी सही कॉस्ट निकलेगी, दैट इज वैम आपको निकाल के देता है, उतनी आपको कम स्टेप्स लगानी पड़ेगी ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं वैम मेथड, और हम भी आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे वैम मेथड से करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन ने खुद से बोल दिया है कि आप इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही निकालो। ठीक है, उस केस में तो हमें उसी से निकालना पड़ेगा, बट क्वेश्चन आपको कभी नहीं बताएगा कि कौन से मेथड से निकालना, आपकी मर्जी होती है। क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना बोलेगा मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के दे दो, उसके बाद आपकी मर्जी आपको कौन सा मेथड यूज करना है। और हम इस केस में हमेशा वैम मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और आंसर ऑप्टिमल लेके आना है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी ये वाली क्लास अभी आपको मिल जाएगी, सुबह अपलोड हो जाएगी ये वाली क्लास, तो तभी आप ये क्लास देख लो। और आज शाम को कोई 9-10 बजे से मैं नेक्स्ट क्लास भी अपलोड कर दूंगी, जिसमें हम अपना ये ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें सिलेबस फटाफट खत्म करना है। तो आज 2 क्लासेस अपलोड होगी, ये क्लास मे बी 1 आवर की रही होगी। तो इस क्लास में आप पहले ही अपना ये वाला सारा रिवाइज कर लो, जो भी होमवर्क दिया है वो होमवर्क कर लो, और जो भी डाउट है ना बच्चे अभी पूछ लेना, क्लास देख के होमवर्क कर लो। जैसे मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो कर लो, उसमें जो भी डाउट है अभी मेरे को या तो मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर दो, या तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दो, वो मैं डाउट पढ़ लूंगी, और जो भी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी ना उसमें वो मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। बाद में बताओगे तो फिर ऑफकोर्स आपको वीडियो में आंसर नहीं मिलेगा, आपको चैट पे आंसर मिल जाएगा आपका। तो इसलिए अभी ये क्लास देख के अपना फटाफट होमवर्क कर लो, और जो भी डाउट है अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके आंसर दे दूंगी, और आज ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसीलिए इसे नजरअंदाज मत करो, अभी के अभी ये वीडियो देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।